हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर से आपके पूरे एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर का एक प्रश्न जो है इस वीडियो से बनेगा। तो यानी एक वीडियो से आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है और साथ ही साथ इस वीडियो में आपका ये चैप्टर, ठीक है, नाभिक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो कुछ भी है, जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिना कहीं पर स्किप किए हुए। ओके स्टूडेंट। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन और मजबूत होगी, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे बाय बेस्ट एजुकेटर, साथ में चैलेंजिंग क्वेश्चन जो 2021 नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ में यहाँ पर आप अपना रैंकिंग देख सकते हो, किस रैंक पर आप कंप्लीट करो अपने फ्रेंड के साथ। साथ में जो टेस्ट होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल में, और यहाँ पर आप स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग, अवार्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 1 से 50 रैंक के बीच में आते हो तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। यहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11, 12, 13 के हैं, वो टेस्ट 13 दिसंबर को होगा सुबह 11 बजे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। वहां पर एक कोड मांगेगा, ठीक है, उस कोड पे आपको शुभम 12 डालना। आप ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट फॉर्मेट देख सकते हो, आपको 60 मिनट मिलेंगे 28 क्वेश्चन का। आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका टेस्ट का क्या क्या सिलेबस आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला, उस पर क्लिक करके इस टेस्ट पे इनरोल कर लो और वहां पे शुभम 12 डालोगे तो ये क्लासेस आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें नाभिक की, तो सबसे पहले हमें तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। नाभिक पिछले चैप्टर की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 12 की, जिसमें हमने आपको परमाणु के बारे में काफ़ी डिटेल में जो हम लोग बातें किए थे कि परमाणु होता क्या है। तो परमाणु का एक छोटा सा भाग होता है, यानी परमाणु के बीच में जो है एक छोटा सा वॉल्यूम, एक स्थान होता है, जहां पर परमाणु का पूरा द्रव्यमान यानी कि पूरा भार जो है वहीं पर स्टोर होता है। और उस छोटे से भाग को, यानी उस छोटे वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक के बारे में भी हमें यहाँ पे डिटेल में हम आपसे बातें करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। हालांकि इस चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसा कि बायो वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, जैसे रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक अगर आपको कैलकुलेट करना हो या अर्धायु कैलकुलेट करना हो, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, यही जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का नियम, अल्फा बीटा डीके, अल्फा बीटा गामा डीके, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हटा दी गई हैं। तो जो आपके सिलेबस में बचा है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे नाभिक के बारे में, ठीक है, नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाभिकीय बल के बारे में, ठीक है, नाभिकीय बल। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बंधन ऊर्जा के बारे में, बंधन ऊर्जा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, जिसे हम लोग नाभिकीय मतलब सौर ऊर्जा जिसको जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। सूर्य के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमें ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और वो घटनाएं होती कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करना। अभी तक तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन, यानी जो भी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन से, सूर्य से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। लेकिन वो नाभिकीय संलयन होता कैसे, उसका क्या प्रोसेस है, तो उसके 2 स्टेप हैं, एक कार्बन साइकिल, एक प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। तो दोनों साइकिलों के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आप कहीं पर भी बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाभिकीय संरचना की, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए भाई आप लोग, नाभिकीय संरचना, ठीक है। जैसा कि
पिछले चैप्टर की अगर बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने जो है आइटम कहने से आप लोग कहीं और चले जाएंगे। हालांकि एटम यानी कि परमाणु के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जब भी हम एटम की बात करें, परमाणु की बात की गई थी, तो क्या था एटम में, यहां पर एक छोटा सा क्या होता था, नाभिक होता था, और इसके चारों ओर, ठीक है, वृत्तीयकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, मूव करते थे ना। और इस भाग को हम लोग क्या कहते थे, न्यूक्लियस कहते थे, यानी कि नाभिक कहते थे, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस होता था, नाभिक होता था। तो अब कहने का मतलब है किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, ठीक है। समस्त परमाणुओं का भार जो है या द्रव्यमान कह सकते हैं, एक छोटे से वायलों में यानी कि एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ओके, इतनी बात है नाभिक की, ठीक है। नाभिक जो है हमारा, न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, इन दोनों से जो है मिलकर हमारा क्या है, नाभिक बना हुआ है। न्यूट्रॉन को हम लोग, ठीक है, N से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है और प्रोटॉन क्या है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होने से आगे की जो आपके सारे स्टेप हैं वो थोड़े से आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो इसको जो है आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम अगर प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, इनको भी जान लेते हैं। प्रोटॉन होता क्या है, अगर प्रोटॉन पे देखा जाए डायरेक्टली, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज कितना होता है, यानी कि आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर चार्ज होता है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस ई चार्ज होता है। कितना होता है, प्लस ई, यानी कि प्लस का 1.6 गुणे 10 घात -9 कूलम, 19 होता है, सॉरी, ठीक है। इतना चार्ज जो है प्रोटॉन पे आपका होता है। और अगर प्रोटॉन के मास की बात की जाए, ठीक है, प्रोटॉन की मास की हम बात करें, तो प्रोटॉन का जो मास होता है स्टूडेंट, वो होता है 1.6726, ठीक है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इतना जो है आपके प्रोटॉन का जो है द्रव्यमान होता है। और ये इसी को लगभग हम लोग क्या कहते हैं, 1 AMU, या इसी को 1 EU कहते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि आप लोगों ने 1 AMU की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि 1/12वां भाग कार्बन C12 के, ठीक है, कार्बन C12 का जो द्रव्यमान होता है, इसका 1/12वां भाग को हम लोग 1 AMU कहते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे। हालांकि हमको फिजिक्स में जो है 1 AMU हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं AMU के बारे में। वो आपको जो है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री वाले सर आपको जो है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आइटम और ये जो न्यूक्लियस नाभिक वाभिक है वो आपकी केमिस्ट्री का ब्रॉड स्टडी है, आप लोग वहां पढ़ेंगे। चलिए, ये तो हो गई इसकी द्रव्यमान की बात। अब इसका सिंबल देख लें, हम इसको डिनोट कैसे कहते हैं। अगर आप हाइड्रोजन को देखें, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन आपका होता है, ठीक है, 1p आपका होता है हाइड्रोजन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। तो प्रोटॉन को यहीं से लिया गया। तो प्रोटॉन का जो सिंबल है उसको हम लोग लिखते हैं H, ठीक है। प्रोटॉन का जो सिंबल है उसको हम लोग लिखते हैं H। अब बात यह है कि यहां पर ऊपर हम इसका लिखते हैं भार, ठीक है, मास लिखते हैं, और नीचे लिखते हैं इस पर चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज ये वाला चार्ज नहीं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1e, यानी कि प्लस का 1 चार्ज, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस का
2। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस होता ना, तो +1 +2 इस तरीके से। तो इस पर चार्ज कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, यानी 1। चार्ज को यहां लिखते हैं और इस साइड या इस साइड आप क्या लिखते हैं, मास लिखते हैं, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान है कितना, ये वाला नहीं लिखोगे, कितना है 1 AMU, तो यहां पे लिखेंगे 1। तो ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में। ये तो हुई जानकारी थोड़ी सी हमारे क्या, प्रोटॉन के बारे में। हमें देखो जिस जानकारी को लेकर आगे बढ़ना है हम वही सारी चीजें आपको बता रहे हैं, इनकी हिस्ट्री या इनका इतिहास हम खोदने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर अगर चार्ज की हम बात करें तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो होता है 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज हमारा होता है 0। कितना होता है, 0। और अगर न्यूट्रॉन के हम मास की बात करें तो इसका मास जो है होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, अगर कंपेयर करो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, अगर आप कंपेयर करो तो यहां पे देखो प्रोटॉन का जो मास है वो, सॉरी, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, 1.67 मैच कर रहा। यहां पे 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर क्या 4 है, यहां पर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये ज्यादा हुआ ना, तो न्यूट्रॉन का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से ज्यादा होगा, और ये भी हमारा लगभग 1 AU ही होगा, 1 AU ही होगा, 1 AMU होता है, ठीक है। और इसको भी नॉर्मली हम 1U लिखते हैं। अगर आपको बुक में या क्वेश्चन में अगर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलग अलग मास दिए जाएंगे तब आप अलग अलग मास ये यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो आप दोनों का मास 1 AMU ही यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग दिया जाता है तो आप वो यूज करोगे जो दिया गया है। अगर नहीं दिया जाता है तो आप यही यूज करोगे, क्या यूज करोगे, 1 AMU, ठीक है। इसके अगर हम सिंबल की बात करें तो इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। इस पे चार्ज कितना होता है तो 0, यहां पे चार्ज लिखते हैं। मास कितना है 1, तो 0 N1, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात कर ली जाए। नाभिक की त्रिज्या के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये तो हो गया न्यूट्रॉन, नाभिक बना कैसे है इसके बारे में। अब उसकी थोड़ी सी जो है त्रिज्या की बात की ले, नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा परमाणु की जो है त्रिज्या के बारे में, यानी रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, आर एटम के बारे में थोड़ा सा जान लें। रेडियस ऑफ एटम, इसकी जो ऑर्डर होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन यहीं पे अगर नाभिक की त्रिज्या की बात की जाए तो इसका ऑर्डर जो होता है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो जो एटम यानी कि जो परमाणु की त्रिज्या होगा उसका 10,000 छोटा छोटा टुकड़ा कर लो, एक टुकड़ा होगा आपका नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, या 1,00,000 टुकड़े कर लो, 10,000 या 1,00,000 टुकड़े करने के बाद जो जितना छोटा पार्ट मिलेगा वही हमारी क्या कहलाएगी, नाभिक की त्रिज्या। फील नहीं हुआ ना, चलो अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जो आपको फील हो जाएगा। जैसे आप जिस भी बंद कमरे में हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम जहां पढ़ा रहे हैं ये पूरा बंद एक कमरा है। इस कमरे को अगर हम पूरा एटम माने, परमाणु माने, ठीक है, इस कमरे को क्या माने, एटम मान ले, परमाणु मान ले,
तो इसके सेंटर पॉइंट से देख ही रहे हैं इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप लोग आराम से इमेजिन कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम इसके न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें, नाभिक की त्रिज्या की, तो इस इतने बड़े से कमरे में एक सुई की जो नोक होगी, ठीक है, इतने बड़े कमरे में एक सुई की जो नोक होगी वो आपके किसकी त्रिज्या हो जाएगी, न्यूक्लियस की, यानी कि नाभिक की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। तो अब तो आपको फील हुआ कि न्यूक्लियस की रेडियस जो है एटम की रेडियस की अपेक्षा कितनी छोटी है, ठीक है। तो ये जो है इतना ज्यादा छोटा होता है न्यूक्लियस की रेडियस। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं बंधन ऊर्जा की, ठीक है। बंधन ऊर्जा, अगर आप बंधन ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं नाभिक के अंदर क्या हमारे दो पार्टिकल हैं, एक न्यूट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांधे रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उस नाभिक की क्या होती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। पॉइंट एकदम क्लियर हुआ? आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? कोई भी परमाणु अगर हमें दे दिया, ठीक है, तो उसकी अगर हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने की बात करें तो हम कैसे निकाल लेंगे? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। जैसे मान लो हमें हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा निकालनी, किसकी निकालनी हो? हाइड्रोजन परमाणु की हमें बंधन ऊर्जा निकालनी हो, या बंधन ऊर्जा जो है सॉरी परमाणु की नहीं निकलती है, न्यूक्लियस की निकलती है। किसकी? न्यूक्लियस की। मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अल्फा एक कण है और ये है क्या? अल्फा को हम क्या बोलते हैं? 2He4, ये इसी को हीलियम भी बोलते हैं। मान लेते हैं इसका हमें क्या करना है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो अगर हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो हम सबसे पहले न्यूक्लियन की बात करेंगे। किसकी? न्यूक्लियन की। तो अगर इसके न्यूक्लियनों को हम देखें तो इसके न्यूक्लियन में यानी कि इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितने हो जाएंगे? 2। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, यानी कि टोटल 4 जो है आपके न्यूक्लियाई हैं। ये क्या है? न्यूक्लियाई। तो 4 न्यूक्लियाई है। अब इनका हम क्या करेंगे? मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे, ठीक है, या द्रव्यमान निकालेंगे। तो ये प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, दो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU। या अगर इसी को पूरा हम लोग डिटेल में देखें, ठीक है, इसको दशमलव में भी लिखने की कोशिश करें तो 1.0008 AMU, ठीक है। या इसी को और थोड़ा सिंपली करो तो 1.00728 AMU, ठीक है। ये जो है आपके क्या होते हैं? AMU की डेफिनेशन है। तो इस पे कितना है? 2 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1 AMU का। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1.00728 AMU, ठीक।
इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना दे देगा 2 पॉइंट, भाई गुणा करो, 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 के 4 0 0, ठीक है, इतना AMU। इसी तरीके से आप इसका निकाल लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो दो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से हल्का सा ज्यादा होता है कि नहीं होता है? हल्का ज्यादा होता है। तो यहां पे जो है हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, 2 × 1.00। हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया ये शायद देखो हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर आपको क्वेश्चन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का मास अलग अलग दिया है तो आप वही यूज करोगे जो क्वेश्चन में दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली ये यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो जो दिया है वो यूज करोगे, नहीं दिया है तो वो यूज करोगे। यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमने क्या लिया? अल्फा कण, ठीक है, यानी कि हीलियम। हीलियम की प्रति न्यूक्लियन अगर आपको हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर किसी भी परमाणु की, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल आपको दे दिया जाए, कोई भी कण दे दिया जाए, अगर आपको उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी हो तो कैसे निकाली जाएगी, वो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पे जो चीज मैं यूज कर रहा हूं वो सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके 2016, 17 और 18 और 20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2016 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में नहीं आया है, लेकिन 2020 में पूछा गया है। क्लियर? 867 AMU। इसको 2 से गुणा कर लो, 2 7 14 के 4, 2 6 12 1 13, 2 8 16, 16 1 17 के 7, 2 0 0 कैरी 1, 2 0 0 0.2 AMU, ठीक है। ये आ गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अब इनका कुल योग कर लो। इनको अगर हम जोड़ लें, एक सेकंड नीचे अगर हम जोड़ दें तो आपको दिखेगा, चेक कर लें थोड़ा सा, चलिए दिख जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे कितना आएगा? 6 4 10 के 0, 5 3 8 1 9, 7 4 11 के 1, ठीक है, 1 1 2 1 3 और ये रहा 0, ठीक है, 0.224। तो कितना आ गया? 4.03190 AMU, ठीक है। द्रव्यमान क्षति निकालिए। अब क्या निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति निकाला कैसे जाता है? नाभिक का कुल द्रव्यमान में से न्यूक्लियनों के द्रव्यमान को घटा दो, जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? द्रव्यमान क्षति, ठीक है। द्रव्यमान क्षति का फार्मूला देख लो। न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान माइनस कण का द्रव्यमान। अब यहां पे कण आपका कौन सा है, यानी पार्टिकल कौन सा है, यानी कि अल्फा हमने लिया है तो इसकी जगह अल्फा कर देते हैं। अब न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान हमने निकाल लिया है, कितना आया हुआ है? 4.09130 माइनस अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन से देखिए तो अल्फा कण का द्रव्यमान दिया हुआ है 4.00150 AMU। तो इसको माइनस करिए, माइनस करने पे देखिए क्या आता है? 0 में से 0 गया 0, 3 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ पे कैरी ले लिए तो हो गया 13, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया। यहाँ बचा 0, 0 में से 1 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी ले लिए तो हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 8, 0.0, ठीक है। तो इतना AMU आया, AMU, ठीक है। एक सेकंड,
सॉरी यार, यहाँ पे 9 है, 3 नहीं है, हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। यहाँ पे 3 यहाँ है, 9 यहाँ, अब माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा 4, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, और 1 में से 1 गया तो कोई दिक्कत नहीं, 0 और 3, ठीक है। तो इतना AMU आया, इतना AMU आ गया। अब एक AMU बराबर होता है 1 AMU इक्वल टू होता है स्टूडेंट, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना AMU बराबर कितना हो जाएगा, 931 गुणे 0.03040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितना आएगा, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आ गया आपका क्या, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा। ये अल्फा कण की क्या है, कुल बंधन ऊर्जा। ये आपकी क्या हो गई, जो आई ये आपकी आ गई भाई बंधन ऊर्जा। लेकिन हमें निकालना क्या, प्रति न्यूक्लियन, और इसमें कितने न्यूक्लियन है, 2 यहां 2 यहां, 4 है, क्या है, 4 है। तो अगर हमें प्रति न्यूक्लियन निकालनी हो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी हो, तो क्या करोगे, इसमें न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दोगे। न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से भाग कर दोगे तो 7 चौक 28, 7 दशमलव इसमें जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी क्या निकल के आ गई, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो क्लियर हो गया बंधन ऊर्जा क्या है और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन हम निकालते कैसे हैं, दोनों चीज क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए, अगर आपसे द्रव्यमान क्षति की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, तब क्या करोगे, नाभिक के न्यूक्लियनों की द्रव्यमान, ठीक है, नाभिक के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। तो इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान और नाभिक के न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। परिभाषा आप यहां से फार्मूले से जो है बना लेंगे। यह क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान, यानी कि यह वास्तविक द्रव्यमान, और यह क्या है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय संलयन, जब तो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। और यहीं पर जब कोई भारी नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में टूटकर अलग हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो है आपके ये यूरेनियम में देखने को मिलेगी। यूरेनियम में जो है हमेशा नाभिकीय विखंडन होता रहता है, यानी यूरेनियम जो है हमेशा जो है दो नाभिकों में टूटता रहता है, ठीक है। तो अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें, तो इसमें जो है हमारे दो हल्के हल्के नाभिक क्या होते हैं, जोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य, ठीक है। सूर्य में या सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो हमको नाभिकीय संलयन के थ्रू ही प्राप्त होती है। इसको अगर आपसे
क्वेश्चन यहां से ज्यादा यही बनता है कि नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कीजिए और आवश्यक समीकरण भी लिखिए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके 2012 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, उसके बाद फिर 2019 और 20 लगातार पूछा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आप देखिए इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे। सबसे पहले तो आप नाभिकीय संलयन के बारे में लिखेंगे, नाभिकीय संलयन होता क्या है, ठीक है। इसकी खोज जो है H.A. बैथे एक वैज्ञानिक थे, ये जो है अमेरिका के थे, इन्होंने 1939, ठीक है, 1939 में H.A. बेथे, ठीक है, H.A. बेथे, इन्होंने 1939 में जो है सूर्य पर लगातार नाभिकीय संलयन हो रहा है इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया था, जिन्होंने इन्होंने यह भी बताया था कि जो सूर्य से हमें अपार ऊर्जा मिलती है, यानी इतनी भारी मात्रा में जो ऊर्जा मिल रही है उसका प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन है। और ये दो प्रक्रियाओं में होती है, यानी कि दो चरणों में होती है। पहला कार्बन साइकिल, दूसरा जो है प्रोटॉन साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। कार्बन चक्र, कार्बन चक्र होता क्या है इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने बताया कि सूर्य में जो है 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन नाभिक का एक हीलियम नाभिक संलयन, मतलब जो 4 हाइड्रोजन नाभिक हैं छोटे छोटे, ये डायरेक्टली कंबाइन होके यानी कि संलयित होके एक साथ मिलकर डायरेक्ट आपके हीलियम नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या होता है कि कई सारी अभिक्रियाओं से गुजरने के बाद ये क्या करते हैं हीलियम नाभिक बनाते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं 1H1, ठीक है, 4 हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है आपके 2He4 नहीं दे देते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली 2He4 नहीं देते हैं, ये कुछ प्रोसेस इसके अंदर होता है। वो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य में 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर सीधे हीलियम नाभिक नहीं बनाते हैं, बल्कि कई सारी अभिक्रियाओं से गुजरने के पश्चात ये हीलियम नाभिक बनाते हैं और अपार मात्रा में क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो वो कई प्रोसेस क्या है उसको हम लोग यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे, देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा। एक कार्बन के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। तो कार्बन के साथ कंबाइन होगा, कितना हो जाएगा आपका ये N 1 2 7 हो जाएगा। और 7 परमाणु क्रमांक किसका होता है, नाइट्रोजन का। यहां कितना हो जाएगा 13 और प्लस क्या देगा, ऊर्जा देगा। भाई संलयित हुए, जुड़े, ऊर्जा दिए। अब उसमें देखो 7 13 ये क्या करता है, ये जो है क्या करेगा, ये टूट जाता है किसमें, कार्बन के आइसोटोप में C13 6 और प्लस 1 बीटा 0 1 बीटा 0। ये है क्या, ये पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये क्या है आपका पॉजिट्रॉन है। और प्लस आपका एक थोड़ी सी ऊर्जा भी मिली। अब क्या होगा, ये फिर एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। ये फिर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। और इस बार ये क्या देगा 7 और 14 और प्लस ऊर्जा। ठीक भाई, देखिए 6 1 7 और 13 1 14, क्लियर। अब जुड़े तो ऊर्जा दे दिए। अब क्या होगा, फिर ये चीज फिर एक हाइड्रोजन के साथ 7 और 14 प्लस एक हाइड्रोजन,
अब क्या देगा, 7 1 8, और 8 होता किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। 15 प्लस क्या देगा, ऊर्जा, ठीक है भाई, सनलाइट हो गए तो ऊर्जा दे दिया। अब फिर ये जो है आपका एक हाइड्रोजन के साथ सनलाइट हो जाएगा, (1H1), ये क्या देगा, ये आपका देगा 8 वो 16, 8 वो 16, ठीक है। और नहीं एक सेकेंड, ये विखंडित होगा, ठीक है। ये दे देगा आपका 7N14 नाइट्रोजन का आइसोटोप देगा, और प्लस एक पॉजिट्रॉन देगा, और प्लस, ठीक है। और फिर ये एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बन साइकिल है। आप पूरा रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, आप इसको याद कर लीजिए। अब क्या देगा ये, अब जो ये देगा 6C12 प्लस 2He4, नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर उधर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। क्या था, 7N15 प्लस 1H1, ये आपको दे देगा 6C12 प्लस 2He4, ठीक है। अब देखो जाके हीलियम नाभिक बना, ठीक है। अब अगर आप सबको जोड़ो, पूरी रिएक्शन को अगर क्या करो, आप सम करो, तो पूरा रिएक्शन अगर आप जोड़ोगे तो पूरा रिएक्शन जोड़ने पर देखो सब कुछ कटेगा। कैसे कटेगा, C612 इस साइड है, ये इधर है, इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है। 7N15 इधर है, ये इधर कैंसिल होगा, और क्या है 8 वो 15 इधर है, ये इधर है, इस कैंसिल हो जाएगा। 6C13 इधर है, इधर है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7N14 यहाँ है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब चेक कर लो इधर बचा क्या, एक हाइड्रोजन, 2 3 4, तो यानी कि 4 हाइड्रोजन आपके बचे, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, ठीक है। दूसरी साइड क्या बचा, हीलियम नाभिक बच रहा है 2He4 प्लस ऊर्जा, ठीक है। प्लस क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है ढेर सारी, प्लस और कुछ मिल रहा है, 1 2 आपका पॉजिट्रॉन मिल रहा है, प्लस 1 2 ये मिल रहा है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, मिलती हैं कार्बन साइकिल के रिएक्शन में, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ऊर्जा मिल रही है, यहां पे ऊर्जा आपकी कितनी मिलती है, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये जो 2 पॉजिट्रॉन है, ये भी जो है आपका लगभग विखंडित होकर क्या करता, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देता है, तो यानी टोटली आपका 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है एनर्जी होती है, ठीक है। सूर्य में ये आपस में 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देते हैं, और 1 ग्राम में लगभग आपके कितने होते हैं, 2 × 10⁻23 प्रोटॉन होते हैं, 2 × 10⁻23, यानी बहुत ज्यादा संख्या में। और प्रोटॉन का मतलब क्या है, यही चीज अभी प्रोटॉन का सिंबल मैंने आपको बताया था, यही होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें भी न्यूट्रॉन आपका नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया कार्बन साइकिल। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन साइकिल की, सॉरी प्रोटॉन साइकिल।
ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये आपका था कार्बन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इसमें क्या होता है, ये नाभिक, ठीक है, सूर्य में कार्बन साइकिल की अपेक्षा एक दूसरा भी साइकिल है, और वो कौन सा है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। और इसके द्वारा हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होकर एक बड़ा हीलियम नाभिक बनाते हैं, और साथ साथ क्या होती हैं, कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। तो चलिए देखते हैं, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन या प्रोटॉन, इसी को आप कह सकते हैं, ठीक है, मिले, ये आपको क्या दे दिए, 1H2 और प्लस 1 बीटा 0 यानी कि पॉजिट्रॉन प्लस V, ठीक है। दूसरा, इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन आपका जुड़ेगा, या पॉजिट्रॉन आप बोल सकते हैं, 1H1। अब क्या देगा ये, 2He3 प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब इसके साथ फिर एक हाइड्रोजन, 2He3 प्लस 2He3, ये आपका क्या दे देगा, 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1, बराबर हो रहा कि नहीं, 2 2 4, 2 3 4, 3 3 6, 4 5 6, ठीक, क्लियर। और प्लस, अब देखो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को आप जोड़ लो, ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे जोड़ोगे तो इधर ये कटेगा, है नहीं, एक कटेगा एक बच जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर लो, इसमें क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो। इसमें अगर आप 2 से गुणा करोगे दोनों साइड, तो ये कर दिया हमने 2 से गुणा, ठीक है। अब जब 2 से गुणा कर दिया, अब आराम से जोड़ो, कैंसिल हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैसे कैंसिल होगा, इसमें भी भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये 2 बार आ जा रहा है, यहाँ पे ये 1 बार है, इसमें भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब कैंसिल करो, इसके साथ ये दोनों इससे अकेले कैंसिल हो गए, क्योंकि भाई देखो यहाँ 2 बार है ना, और इसके साथ ये इससे कैंसिल हो गया पूरा पूरा, और कुछ बच रहा, 1 2 1 2, ठीक है, यहां से हम काट देते हैं 1 1 2, ये 2 बार अकेला है। अब यही आपका बच गया, ये है क्या, यानी कि 2 बार ये है, और बाहर 2 से गुणा यानी 4 बार, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 गिव्स आउट, क्या मिला, 2He4 प्लस एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, प्लस एक कहाँ है, बाहर 2 से गुणा है तो 2 पॉजिट्रॉन मिलेगा, ठीक है, 2 पॉजिट्रॉन मिलेगा, इसमें भी 2 से गुणा है तो यानी 2 बार ऊर्जा मिलेगा, और इसमें भी 2 से गुणा है तो भी प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको मिलेगा, ठीक, क्लियर, ठीक है। स्पष्ट है कि इस साइकिल का परिणाम भी वही है जो ठीक कार्बन साइकिल का परिणाम है, यानी कि जो कार्बन साइकिल को सॉल्व करने पर आया था वही चीज इसको भी सॉल्व करने पर आया है, ठीक है। तो इस साइकिल की तीसरी अपक्रिया होने के लिए अब आवश्यक नहीं है कि ये दोनों ये अपक्रियाएं फिर से एक बार हों, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस था, आपके सूर्य में जो नाभिकीय संलयन के आधार पर ऊर्जा मिलती थी उसका समीकरण यही है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में जो हमने किया अभी,
और इसके पहले जो हमने किया था कार्बन साइकिल में। ठीक है, तो इस चैप्टर में और कोई भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना बताया गया हो। नाभिकीय संलयन हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय संलयन के आधार में सूर्य यानी कि सौर ऊर्जा का डिस्कशन हो गया, इसके आवश्यक समीकरण भी हो गए। ठीक है, बंधन ऊर्जा हो गई, द्रव्यमान क्षति हो गई, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हो गई, द्रव्यमान क्षति कैसे निकालते हैं, बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, सारा कुछ मैंने करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियोज फिर से देख लीजिए, उसके बाद सब कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है या कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप नीचे आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका वो डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियोज आपको कैसी लगी, और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाइए, और जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।